कुछ महीनों पहले 5 अगस्त 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज छपा जिसका हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, झारखंड एमएलएज सेट टू गेट मंथली सैलरी एंड अलाउंस ऑफ रुपीज 2.88 लाख, हाईएस्ट इन कंट्री। देश में सबसे ज्यादा वेतन और भत्ता झारखंड के विधायक को मिलने वाला है। ऐसा ये लोग क्या काम कर रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा वेतन और भत्ता इन लोगों को दिया जा रहा है। ये लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि झारखंड की जो जनता है वो गरीब है, हम लोग एक गरीब राज्य हैं, और गरीब राज्य होते हुए भी ये लोग अपना वेतन जो है देश में सबसे ज्यादा रखे हुए हैं। आखिर काम के लिए ही वेतन दिया जाता है। आप अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो वेतन आपको ज्यादा मिलता है, कोई छोटा काम करते हैं तो वेतन आपको कम मिलता है। आखिर ये लोग जनता के लिए कुछ तो कर नहीं रहे हैं। जनता का गरीबी स्थिति अभी आपको हम दिखाएंगे। आप विद्यार्थियों का स्थिति देख ही पा रहे हो, हर एग्जाम यहाँ पे विवाद में हो जाता है। कोई एग्जाम होता है तो रद्द हो जाता है। सीजीएल का आप अभी स्थिति देख ही रहे हैं कि एग्जाम हुआ और रद्द हो गया। जेपीएससी भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे विवादों में आ गया। इसको भी कहा जा रहा है इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। लेकिन रद्द करने से क्या सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रद्द जब होता है एग्जाम तो किसका समय बर्बाद होता है? आपका। सरकार का कुछ जाने वाला है नहीं। इन लोगों को वेतन मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, लेकिन आपका जो जीवन का सबसे कीमती समय है वो इस एग्जाम के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब ये लोग काम कर ही नहीं रहे हैं तो किस चीज का ये लोग वेतन ले रहे हैं। और इसीलिए चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, चाहे एक विद्यार्थी नहीं है, एक आम जनता है, तो भी आपको जानना होगा कि ये लोग जो है किस तरह से यहाँ पे जनता को जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने का प्रयास करते हैं। आप कभी ये सोचे थे कि ये लोग जब झारखंड बना है उस समय से अपना सैलरी जो है वो 7 बार बढ़ा चुका है? आप जेपीएससी का एग्जाम दीजिए, यहाँ पे भले कहने में अभी हम लोग कर रहे हैं ये 11वीं जेपीएससी है, लेकिन अगर एग्जाम देखिएगा तो मात्र अभी ये 7 बार एग्जाम कंप्लीट हुआ है। ये 8वां एग्जाम है। 7वां वाला से बोल दिए 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं कर रहे हैं। तो ये लोग जो है अपना करतूत को छुपाने के लिए इस तरह से नंबरिंग यहाँ पे कर रहा है। 7वीं से 13वीं बस एक ही, 7वीं से 10वीं एक ही एग्जाम बोल दिया, अब यहाँ 11वीं बोल दिया। तो यहाँ पे आपका 8, 9, 10 छूट गया और यहाँ पे 11 नंबर हम लोग आ गए। लेकिन एक्चुअल में आप देखिएगा तो अभी तक मात्र और मात्र यहाँ पे 8 एग्जाम हुआ है और ये 8वां एग्जाम है, वो भी विवाद में आ गया है। तो ढंग से ये लोग 7 एग्जाम अभी जेपीएससी का नहीं ले पाया है और ये लोग इतने ही दिन में 7 बार सैलरी यहाँ पे बढ़ा चुका है, जो कि 14 गुना इनका सैलरी का वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। और ये सब मुद्दा जो है हर एक लोगों को जानना होगा कि हमारे एमएलए जो है वो किस तरह से यहाँ पे जनता को एक तरह से कहिए इन सब मुद्दों से भटका रहे हैं और हम लोग भटक रहे हैं। जब तक हम बार बार पिछले वीडियो में भी बोले थे, जब तक आप किसी मुद्दे पे बात नहीं कीजिएगा आपका जनप्रतिनिधि भी उस मुद्दे पे बात नहीं करेगा। और इसीलिए इन सब मुद्दे को आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखिएगा, ये तो आपको बता ही दिए, उस न्यूज आर्टिकल में और भी बहुत ऐसे तथ्य थे जो कि हर एक कोई को जानना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ थोड़ा बहुत तथ्य जो है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज तो आप जान गए कि झारखंड का जो विधायक है देश में सबसे ज्यादा वेतन और भत्ता ले रहा है। चाहे यहाँ का जो जनता है वो गरीबी में मर जाए, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। देश में सबसे ज्यादा इन लोगों को वेतन लेना है, भले काम करे या ना करे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2000 जब हम लोगों का झारखंड बना उस समय से ये 7वां बार ये वेतन जो है वो बढ़ाया गया है। तो वेतन बढ़ाने में कुछ तो होता नहीं है, पक्ष और विपक्ष आपस में मिल जाते हैं और इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि पक्ष का अगर वेतन बढ़ रहा है तो विपक्ष का भी वेतन बढ़ता है। यहाँ आम जनता को पता भी नहीं चलता है और पता चला इन लोगों का वेतन बढ़ गया। क्या आपको पता था कि ये 7वीं बार जो है वेतन इन लोगों का बढ़ रहा है? 24 साल में 7वीं बार, जो कि 14 गुना यहाँ पे इन लोगों का वेतन में वृद्धि होता है। अब चलिए यहाँ का जनता के बारे में देख लीजिए। आप तो कह रहे होंगे ये विद्यार्थियों का मुद्दा है, हमको क्या लेना देना है, लेकिन यहाँ का जनता का मुद्दा भी आप देख लीजिए कि जनता किस तरह से गरीबी में ढकेली जा रही है। हम कहते हैं कि हमारा राज्य गरीब है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? आपके राज्य में 40% देश का संसाधन है, खनिज है आपके हाथ में, या आप खुद सोच लीजिए आपके घर में अकूत संपत्ति है, फिर भी आप अगर गरीब हैं तो इसमें दोषी कौन है? आप है। आपका संपत्ति आपको मिला है, ऊपर वाला प्रकृति जो है आपको संपत्ति दिया है, अगर आप सही तरीके से उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप में दोष है। प्रकृति आपको तो धनी बना के यहाँ पे भेजा है। झारखंड सबसे धनी राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है और यहाँ के लोग भी एक तरह से कह सकते हैं अपने गरीबी का हकदार है और वही कारण रहे, क्योंकि हम लोग ये सब मुद्दा पे कभी बात ही नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट आता है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है और ये बताता है कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी को बताता है। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल या एक तरह से कहिए IME में क्या होता है, हम लोग गरीब किसको मानते हैं? आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये गरीब नहीं करता है। ये जो है देश के लेवल पे अगर निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि नीति आयोग जो है इस तरह का MPI इंडेक्स जो है वो निकालती है। ये 2023 का इंडेक्स है और इसी के अनुसार आपको हम बता रहे हैं
कि झारखंड का जनता का क्या स्थिति है। और आप खुद देखिए, ये सरकार का ही रिपोर्ट है, कोई हम अपने से यहाँ पे या कोई न्यूज़पेपर का ये रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इसमें आपको झारखंड का जो स्थिति है वो आपको जानने को मिलेगा। तो ये जो नीति आयोग है जब देश के लिए निकालती है तो 12 इंडिकेटर पे निकालती है, और जब ये ग्लोबल लेवल पे निकाला जाता है तो आपका 10 इंडिकेटर पे निकाला जाता है। तो हम लोग केवल पैसा से गरीब नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा चीज देखा जाता है। आपको खाने के लिए पोषण मिल रहा है कि नहीं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, आपके जो खाना बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, गैस से बनाया जाता है, आपका घर कैसा है, पक्का मकान है या कच्चा मकान है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपके 12 इंडिकेटर देश में के लिए ये रखे जाते हैं, और इस आधार पर तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है। और अगर ग्लोबल लेवल पे जाए तो वहां पे 10 आधार आपका रखा जाता है। तो ये सब चीजों को आपको जानना होगा। टेक्निकल बात है बोल के हम समझेंगे नहीं, ऐसा आपको नहीं करना होगा। नहीं तो फिर वही होगा कि वेतन बढ़ेगा, उस समय आपको कोई पता नहीं चलेगा, और आपके बच्चे जब यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे 4,000 5,000 रुपया खर्चा करके एग्जाम देके जब वापस आएंगे और पता चलेगा कि एग्जाम तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया या पेपर लीक हो गया। तो ये सब मुद्दा को आपको जानना होगा, और नहीं तो आप जो है वही फिर 2-4 मुद्दे पे उलझे रहिएगा और उसी के आधार पे अपने जनप्रतिनिधि को चुनिएगा। और ये सब मुद्दा आप जानिएगा तो इन्हीं सब मुद्दों के आधार पे अपना जनप्रतिनिधि को चुनिएगा। आप ये लिस्ट देखिए, यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ धुंधला दिख रहा होगा कि झारखंड का कहाँ पे यहाँ पे रैंकिंग बनता है। गरीबी में देखिएगा तो टॉप 2 में आता है, सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार राज्य है, और सेकंड नंबर में हमारा झारखंड राज्य आता है। तो बिहार का भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी बीपीएससी का एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ था, वो भी क्या हो गया, आपका रद्द हो गया। पेपर लीक वाला मामला आप सुने होंगे, हजारीबाग में 2 बस पकड़ा गया था। झारखंड का स्थिति इसी का भाई भाई है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गरीबी स्थिति कितना दिया गया है, 28.81%, यानी कि 28.81% जो है वो 12 कैटेगरी या 12 आधार पे यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बिहार का स्थिति देखिएगा तो 33 है, और सब जगह का वही है आपका। ये लोग जो है वो जनता के लिए पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो दिखना भी चाहिए ना। अगर आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर दिए दिखावे के लिए और बाकी जो मेन काम करना है वो हम कर ही नहीं रहे। तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको वेतन भी नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोगों को बोलना होगा, तब जाके ये लोग जो है कोई एक तरह से कहिए ठोस कार्रवाई यहाँ पे लेंगे। आप देख लीजिए झारखंड का स्थिति तो जो है ही है, यहाँ के जिला की स्थिति देख लीजिए तो यहाँ आपको पता चलेगा। पाकुड़ में ये मैप देख पा रहे होंगे, ये मैप अगर आप देखिएगा तो मैप से यहाँ पे पता चलेगा कि गरीबी रेखा यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे पाकुड़ और साहेबगंज है वो सबसे ज्यादा गरीब है, यहाँ से आधे से ज्यादा लोग जो है यहाँ गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब देख लीजिए पाकुड़ का स्थिति, पाकुड़ में अगर देखिएगा तो 49.87 लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मतलब आध जनता जो है वो गरीब है, और यहाँ के विधायक जो है वो लाखों रुपया यहाँ पे वेतन ले रहे हैं और लाखों रुपया पेंशन भी लेंगे, जो कि आगे आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि हम जनता के सेवक है। ऐसा सेवक तो हम सब बनना चाहते हैं कि सेवक पता चला है कि यहाँ पे अमीर से अमीर बनते जा रहा है और जो मालिक है वही गरीब है। जनता को मालिक कहते हैं ये लोग, और पता चल रहा है जनता ही यहाँ पे 50% गरीब है। तब पाकुड़ का स्थिति देख लीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ पे एमपीआई में इसका सबसे खराब रैंकिंग है, सबसे ज्यादा गरीब वहां पे मिलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आप साहेबगंज देख लीजिए, 48.45% है, यानी कि लगभग यहाँ पे भी आध जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। आप पश्चिमी सिंहभूम देख लीजिए 47% है, आपका लातेहार देख लीजिए 41% है, और दुमका देख लीजिए 37% है। तो 37% जो जनता है दुमका में वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और यहाँ तो आधे आप देख लीजिए पाकुड़ है, साहेबगंज है, वहां की जनता जो है वो गरीबी रेखा है। तो अगर आपकी जनता गरीब है तो थोड़ा बहुत तो आप रहम कीजिए, आप दूसरे राज्य से आप तुलना कीजिए, और जितना वहां पे ले रहे हैं विधायक लोग वेतन उतना लीजिए। आप अपना वेतन को जो है वो ठीक है अपने पास रखिए, लेकिन जो यहाँ पे पैसा आ रहा है वो पेंशन वगैरह सब है उसको तो कम से कम बंद कर दीजिए। वो आम जनता के लिए आप उसको खर्चा कीजिए, ताकि आम जनता जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। यहाँ विद्यार्थी को के पास पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी अभी अगर वो जाना पड़ता है तो पता चलता है 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, प्लस वहां पे भी पैसा खर्चा हो जाता है। तो क्यों जाएगा पढ़ने के लिए? पढ़ना लिखना ही धीरे धीरे छोड़ दे रहा है। और जनता नेता तो यही चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे है नहीं, इन सब मुद्दे पे आपका ध्यान नहीं रहे, और वोट जो है आप इन सब मुद्दे पे ना दे, दूसरे मुद्दे पे दे। यहाँ के जनता जो है जो नेता है उसका देख लीजिए कि कितना सैलरी जो है इन 24 साल में बढ़ा हुआ है। आप देखिएगा जब यहाँ पे झारखंड बना था तो मात्र इनका वेतन था 19,800, लेकिन अभी आपको बताया गया ये जो है 7वां बार ये सैलरी का एक तरह से ये इंक्रीज करते हैं, और ये बढ़ के 2.88 लाख हो जाता है, और ये 14 गुना लगभग 14 गुना वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, आप
का वेतन जो है वो एक तरह से कहिए महंगाई बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या इतना बढ़ना चाहिए? सब जनता का इनकम 14 गुना बढ़ गया है तो नहीं। जब 14 गुना यहाँ पे सब जनता का इनकम नहीं बढ़ा है तो आप अपना इनकम को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं? आप दूसरे राज्यों से तुलना कर लीजिए, जो दूसरे राज्य अमीर राज्य कहलाते हैं, वहां की जनता का एक तरह से आय देखिएगा तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां के विधायक जो है वो कम पैसा ले रहे हैं। और यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? यहाँ का जनता भले गरीबी में और धंसता जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वेतन तो अच्छा खासा लेंगे, अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। अब दिल्ली से ही कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली में एमएलए का जो यहाँ पे आपका वेतन है वो लगभग 95,000 के आसपास है। अगर दिल्ली और झारखंड का अगर हम तुलना करें तो आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे यहाँ की जनता जो है वो गरीब है और यहाँ के विधायक जो है वो अमीर है। यहाँ का अगर दिल्ली का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति हम लोग आय करते हैं, जैसे कि 100 व्यक्ति है तो कोई ज्यादा कमा रहा होगा, कोई आपका कम कमा रहा होगा, लेकिन औसतन हम कहते हैं ना कि औसतन एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो दिल्ली में एक औसतन व्यक्ति जो है उसका आय जो है वो 4.45 लाख है, लेकिन झारखंड देख लीजिए मात्र कितना है आपका 91,000। तो 91,000 जिस जनता का वेतन है उसके विधायक 2.88 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं, और जिसका जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख के आसपास है, वो लोग के विधायक कितना लेते हैं? 95,000। उसी तरह से आप देख लीजिए कि पर कैपिटा लोन दिल्ली में एक व्यक्ति के ऊपर लोन का बोझ जो है वो औसतन रूप में कितना होता है? तो 19,571 रुपया। लेकिन आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में एक व्यक्ति के ऊपर 30,000 का लोन है, मतलब सरकार जो है इतना उधारी ली है कि एक एक व्यक्ति के ऊपर 30,000 रुपया 30,000 रुपया का यहाँ पे लोन चढ़ गया। तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि आप लोन नहीं लिए हैं तो आपके सिर में लोन नहीं है। सरकार आपके नाम पे लोन ली है और पता नहीं उस पैसा से क्या करती है, अपना वेतन बढ़ाती है, अपना जो भत्ता है वहां पे हर चीज का तो इन लोगों को सुविधा मिलता है। झारखंड के जनता भले असुविधा में जिए, यहाँ के स्टूडेंट असुविधा में जिए, आपके पास पढ़ने को लाइब्रेरी ना हो, लेकिन उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। और लेना देना है तो काम दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग यही आरोप लगाएंगे कि आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम वेतन भी आप उतना मत लीजिए जितना कि आप ले रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा वेतन अगर ले रहे हैं तो काम भी आप उसी तरह से करके आप दिखाइए। यहाँ पे कहता है कि आप अगर यहाँ पे पेंशन का बात करेंगे तो पेंशन भी अगर हम बोले थे कि सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा, जितना यहाँ पे एक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को जितना वेतन नहीं मिलता उतना ये लोग पेंशन मिलता है। जब एक टर्म का ये लोग विधायक बन जाते हैं तो पेंशन कितना मिलता है? तो 40,000 रुपया, और ये 40,000 रुपया में प्रति वर्ष यहाँ पे 4,000 रुपया का इनकम होता है, सॉरी इंक्रीजमेंट होता है, यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलता है। आप सब जगह आप देख लीजिए, यहाँ पे कई शिक्षक जो है वो आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, साल भर में उनका 4,000 सैलरी नहीं बनता है, और ये लोग जो है एक बार 5 साल विधायक क्या बन गए, इन लोगों को जीवन भर पेंशन मिलता रहेगा, और हर साल यहाँ पे 40,000 जो शुरुआत होगा यहाँ पेंशन से, हर साल यहाँ पे 4-4 हजार बढ़ते जाएगा। ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक 1 लाख ना पूरा हो जाएगा, और जैसे 1 लाख पूरा हो जाएगा हर महीना इन लोगों को 1-1 लाख रुपया वेतन के रूप में मिले, पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि वेतन भी नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, ये भी दैनिक भास्कर के न्यूज में दिया हुआ था, न्यूज पेपर में दिया हुआ कि दर्जन भर यहाँ पे ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनको यहाँ पे 1 लाख रुपया जो है वो वेतन आपका दिया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख रुपया आपको वेतन नहीं मिल रहा, आपके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, और ये लोग एक बार विधायक बनते हैं और पेंशन जो है 1-1 लाख रुपया ये लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो इन सब मुद्दे को आपको जानना होगा। यहाँ पे ये लोग जब वेतन बढ़ाते हैं तो किसी से पूछते नहीं, आपको भी पता नहीं चलता और वेतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास पावर है कि अपना वेतन ये खुद बढ़ा सके, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष जब वेतन बढ़ना रहता है तब एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि अगर पक्ष का वेतन बढ़ रहा है तो विपक्ष का भी वेतन यहाँ पे क्या होगा? विपक्ष के जो एक तरह से कहिए विधायक है उनका भी वेतन बढ़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन सब बातों को ध्यान में रखना है। क्या ऐसे पूरे विश्व में ऐसा देखने को मिलता है कि सभी अपना वेतन खुदे से बढ़ा लेते हैं? आप सोचिए कि आप ही काम कर रहे हैं और अपना वेतन अपना जो वेतन है वो आप ही तय कर रहे हैं, तो अपना काम के लिए आप ही कैसे वेतन तय कर सकते हैं? आप सही काम कीजिएगा तो वेतन ठीक मिलेगा, सही काम नहीं कीजिएगा तो वेतन भी आपको ठीक नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप यहाँ पे कनाडा जाइएगा तो कनाडा में बोलता है कि यहाँ प्रति वर्ष यहाँ पे जो है वो सांसद और विधायक का यहाँ वेतन जो है वो तय होता है, और वो वेतन कैसे तय होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अगर पढ़े
आप थोड़ा बहुत सीपीआई सब पढ़े हैं तो आपको पता होगा, इसको हम लोग सीधा बोलते हैं मुद्रास्फीति, और नहीं तो समझ लीजिए महंगाई। कि कोई चीज आप 100 रुपया में आज खरीद रहे थे तो आज से 10 साल बाद हो सकता है वो चीज 150 रुपया में आप खरीद रहे हैं, तो महंगाई बढ़ा तो वेतन भी बढ़ गया। तो महंगाई के अनुसार ये लोग वेतन बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि मन किया तो आज हम लोग बैठे और पता चला कि वेतन क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा, अगर फ्रांस का एग्जांपल लीजिएगा तो फ्रांस में देखिएगा जो सिविल सर्विस है उसका जो सैलरी रहता है उसके अनुसार यहाँ के विधायक का वेतन तय करता है। तो यहाँ पे जो आप जैसे कि जेपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ से सिविल सर्विस बनिएगा, यूपीएससी से एग्जाम दे रहे होंगे तो यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस बनिएगा। तो यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्विस बनिएगा तो उसमें वेतन ज्यादा रहता है, और जेपीएससी में आपका ये वेतन जो होता है वो कम होता है। तो जो सबसे ज्यादा वेतन रहता है या सैलरी जो मिलता है सिविल सेवक का, उसका जोड़ और जो सबसे कम सैलरी मिलता है सिविल सेवकों का, उसका जोड़ का जो औसत निकलेगा वही औसत के अनुसार यहाँ के सांसद और विधायक को पेंशन मिलता है। तो इस तरह से देखिए जो सिविल सर्वेंट है उसके सैलरी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ के विधायक का। लेकिन यहाँ पे देखिए सिविल सर्वेंट का एक अलग सैलरी यहाँ पे चल रहा है सरकारी कर्मचारी का, और विधायक का उससे कोई लेना देना नहीं है, जब चाहे ये लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो वहां पे क्या होता होगा कि अगर सिविल सर्वेंट का अगर पैसा या वेतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी जाके आपका वहां के जनप्रतिनिधि का भी वेतन बढ़ेगा। और अगर सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ेगा तो जनप्रतिनिधि का भी वेतन नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से आप न्यूजीलैंड देख लीजिए कि न्यूजीलैंड में अगर यहाँ पे किसी का वेतन, किसी भी जनप्रतिनिधि का वेतन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए एक स्वतंत्र इकाई होता है, और उसमें कई लोग जो है वो होते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं, और इन लोगों के रिकमेंडेशन से ही यहाँ पे वेतन बढ़ाया जाता है। उसी तरह से अगर आप उदाहरण लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा इसमें कुछ एक्सपर्ट ग्रुप को बैठाया जाता है, और वही एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो तय करते हैं कि यहाँ का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं। जैसे यहाँ देखिए सरकार का कुछ आदमी बैठेगा, फिर इकोनॉमिक को जानने वाला, अर्थव्यवस्था को जानने वाले कुछ व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे, कानून को जानने वाले कुछ व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित जो व्यक्ति होंगे, जानकार होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो ये लोग बैठेंगे और सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक इकोनॉमी भी दिया है, मतलब आपका आर्थिक स्थिति। तो अगर हम कहते हैं कि राज्य का आर्थिक स्थिति खराब है तो यहाँ का वेतन भी उस तरह से नहीं होना चाहिए, और नहीं तो जनता का इनकम आप बढ़ाइए, तब जाके अपना इनकम भी इतना बढ़ाइए, और नहीं तो आप जो है जैसे दूसरे राज्य के विधायक कम पैसा ले रहे हैं और वेतन और भत्ता, उसी तरह से अपना भी वेतन और भत्ता को कम ही रखिए, इतना भी ज्यादा नहीं रखिए कि आप न्यूज में आ जाए और फिर आपके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए ये तो हम लोगों को जानते रहना होगा और इस सब बात में चर्चा करते रहना होगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी जेपीएससी के हैं या जेएसएससी के हैं, हम बार बार कहते हैं कि आपको अपना पढ़ाई को जारी रखना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये उम्मीद रखें कि आज ना कल एग्जाम अगर रद्द भी हो जाता है तो भी तो दोबारा एग्जाम होगा, और अगर ये एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं तो देश में और भी दूसरे एग्जाम हो रहे हैं, उसकी आप तैयारी कीजिए। तब आपको करना क्या है, लगातार अपना तैयारी को जारी रखना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छोटा छोटा स्टेप लेके ही हम एक तरह से कह सकते हैं सक्सेस को पा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, आप ये इंतजार में रहिएगा जब जेपीएससी का एग्जाम कैंसिल होगा तब जाके हम मेंस का पढ़ना शुरू करेंगे या पीटी का फिर से दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, उसके चक्कर में रहिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। सरकार तो आपका समय बर्बाद कर ही रही है, आप खुद अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, अभी आपको टाइम मिला है, पढ़ने का मन नहीं करता है, जिस परिस्थिति में यहाँ पे विद्यार्थियों को पहुंचा दिया गया है बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको फिर भी इस कंडीशन में भी पढ़ते रहना होगा। जेपीएससी का एग्जाम का जो स्थिति है उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको देखिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर कुछ कीजिए, और नहीं तो कम से कम दिन में आपका 2 घंटा 4 घंटा जो भी है मेंस पे आप थोड़ा बहुत फोकस कीजिए और देखिए कि मेंस का सिलेबस क्या है। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है जेपीएससी के लिए, आप एग्जाम फेस करना चाहते हैं, चाहे वो अभी का एग्जाम हो चाहे आने वाला समय का एग्जाम हो, तब आप जो है पीटी और मेंस का भी तैयारी कीजिए। पीटी का अगर आपका खराब गया, ठीक है, आपका कट ऑफ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा के लिए आप तैयार कीजिए, और नहीं तो फिर नौकरी से एकदम मोह छोड़ दीजिए और दूसरे काम धंधा में लग जाइए। और अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आगे चल के हम नौकरी करेंगे तो अपना पढ़ाई को जारी रखिए, पीटी का पढ़िए, मेंस का पढ़िए, जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। अभी बहुत सारे लोग मेंस के बारे में बहुत सारा यहाँ पे चीज बता रहे हैं, तो उन सब चीजों को जानिए, आज ना कल आपको उससे रूबरू होना ही होगा। और हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे मेंस से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो देने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी आप मेंस दीजिए, चाहे इस बार हो चाहे जो भी है, हम भी यही चाहते हैं कि फ्री और फेयर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम पढ़ना ही छोड़ दें।
तो इसलिए आपको लगातार पढ़ते रहना है और थोड़ा बहुत जानकारी आपको इकट्ठा करते रहना है। इन सब मुद्दे पे भी चर्चा करते रहिए और अपने किताब पे भी थोड़ा बहुत नजर गड़ा के रखिए कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे हम जो है उस सिलेबस पे कमांड करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेपीएससी जो है वो बहुत ज्यादा ढीठ है। पिछले बार जो हुआ था वहां पे इंग्लिश को जोड़ दिया गया था, यहाँ पे चैलेंज किया गया कि क्वालिफाइंग नंबर है इसको नहीं जोड़िए, लेकिन क्या किया गया, वो लोग जो है केस में हारे नहीं, अब पता चलता है उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो इस तरह से जेपीएससी कब जीत जाएगी यहाँ पे केस, उसका कोई है ना यहाँ पे कोई कह नहीं सकता। इसीलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति जो है वो तुरंत में सुधरने वाला नहीं। इसी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना होगा, लड़ते लड़ते यहाँ पे बढ़ना होगा। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।